देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग जो है परमुटेशन स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था कि परमुटेशन क्या होता है। हम एक बार जस्ट रिकॉल करवा देते हैं कि हम लोग का टॉपिक क्या था। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मैम। देखो जो हम बोल रहे थे कि परमुटेशन जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था वहां पर हम लोगों ने देखा क्या मेनली क्या है, अगर हमारे पास मल्टीपल थिंग्स है तो उसमें से या तो ओवर एंड ऑल थिंग्स या फिर कुछ चीजों को वहां से हमें सिलेक्ट और अरेंज अगर करना है तो उसे हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन का मतलब है कि कुछ नंबर ऑफ थिंग्स, अब वो 10 12 15 कुछ भी हो सकता है, कुछ मल्टीपल थिंग्स से हमें कुछ सिलेक्टेड चीजों को सिलेक्ट करके उसे अरेंज करना है या फिर सारी चीजों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है तो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, ये चीज हम लोगों ने देखा। और पहले मैंने तुम लोग को मल्टीप्लीकेशन रूल्स पढ़वाया। मल्टीप्लीकेशन रूल्स का मतलब है जब हम लोग किसी चीज को एक साथ, किसी दो चीज या उससे ज्यादा, दो या उससे ज्यादा, बेसिकली दो चीजों को अगर हम लोग एक साथ साइमल्टेनियसली करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल्स यूज करते हैं, जहां पर हम लोग एंड यूज करते हैं लैंग्वेज में कि ये भी चाहिए साथ साथ मुझे वो भी चाहिए। तो जैसे मुझे ए एंड बी साथ साथ चाहिए तो ये मेरा मल्टीप्लीकेशन रूल्स में आएगा। और मुझे ए या फिर बी में से कोई एक चाहिए तो ए और बी, अगर ये सिचुएशन होता है तो उसे हम लोग और बोलते हैं। और को मैथ्स में प्लस से डिनोट किया जाता है और एंड को इनटू से डिनोट किया जाता है। उसके बाद ये सारी चीज हम लोगों ने देखा था, ठीक है, किस तरीके से कैसे कैलकुलेशन होता है। और फैक्टोरियल सीखा था जो कि परमुटेशन का मेन चीज है। ठीक है, फैक्टोरियल से ही परमुटेशन का कैलकुलेशन फैक्टोरियल से ही करना पड़ता है, तो फैक्टोरियल हमें सीखना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने परमुटेशन का फॉर्मूला देखा कि कैसे बना। पहले हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, उसके बाद हम लोगों ने उससे फॉर्मूला बनाया। और हमेशा एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और आर का मतलब उसमें से जितने सारे चीजों को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। और एक चीज हम लोगों ने याद रखा, ये देखो ये दो चीज तुम लोग को याद रखना है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, वो मैंने दिखा भी दिया था प्रूफ करके क्यों। और एन पे एन अगर होगा यानी एन आर इक्वल हो जाता है, उस केस में एन पी एन को हम लोग एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट है, अगर ये वैल्यू याद रहता है तो जल्दी पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और बाकी हम लोग का फॉर्मूला तो ये होता है एन पी आर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर। ठीक है, तो क्योंकि चैप्टर थोड़ा अलग है तो मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोगों ने देखो एग्जाम्पल 4 तक कर लिया था, अब हम लोग एग्जाम्पल 5 से कर सकते हैं। बोल रहे कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स assuming that each chartered accountant can take at most 1 student। बोल रहा है कि कितने तरीके से 3 स्टूडेंट एसोसिएट हो सकते हैं 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ। जैसे कि जब तुम लोग का इंटर वगैरह हो जाएगा तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए किसी चार्टर्ड फर्म में अप्लाई करना पड़ता है। तो वही वही वाला सिचुएशन बोल रहा है कि देखो 3 स्टूडेंट है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग लेना है, इसी वजह से वो एसोसिएट होना चाहते हैं 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। अब देखो 3 लोग तो 4 लोगों के साथ जो है काम नहीं कर सकते हैं। एसोसिएट होने का मतलब है कि फर्म के अंडर ट्रेनिंग लेने का बात हो रहा है या फिर काम करने का जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4 सीए है, जैसे देखो हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम लोग के पास 4 यहाँ पर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हम ये नाम ऐसे दे देते हैं, सबका अलग अलग नाम होगा। मैंने नाम दे दिया सीए 1 2 3 और 4। ठीक है, अब 3 स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट का भी नाम लगा देते हैं। स्टूडेंट का नाम है S1 S2 और S3। ठीक है, 3 स्टूडेंट है। अब ये 3 स्टूडेंट जो है ये 4 लोगों के साथ तो काम नहीं कर सकते, कोई भी 3 लोगों के साथ ही काम कर सकते, क्योंकि 3 स्टूडेंट कोई भी 3 के साथ ही काम कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट कोई भी 3 के साथ ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है और बोल भी दिया है एट मोस्ट 1 स्टूडेंट। ठीक है, ये देखो ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट, मतलब तुम लोग के दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता है कि ये CA1 के पास ही 3 लोग एसोसिएट हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
देखो ये तीन के साथ ये तीनों एक ही सीए के अंडर में काम करेंगे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन टेक एट मोस्ट वन, एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम एक सीए के साथ एक ही स्टूडेंट जा सकता है, एसोसिएट हो सकता है यानी जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हम लोग बोल सकते कि एक सीए के अंडर में 2 या 3 चले गए, ऐसा नहीं होगा। इसके अंडर में एक ही जन, इनके अंडर में एक ही जन काम कर सकता है, इनके साथ एक ही जन जुड़ सकता है, इनके साथ एक जन, इनके साथ एक जन। अगर ऐसा है जो कि क्वेश्चन बोल रखा है तो ऑब्वियसली एक सीए ऐसे जरूर होंगे जिनके साथ कोई नहीं जुड़ेगा, मतलब जिनके पास कोई स्टूडेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक जन एक से ज्यादा लोगों को काम रख नहीं सकता है, एसोसिएट नहीं कर सकता है अपने साथ। तो अगर इनके साथ कोई एक जन जुड़ रहा है, इनके साथ कोई एक, इनके साथ, तो ये खाली रह जाएंगे। या फिर अगर इनके इन तीनों के साथ कोई जुड़ेगा तो ये खाली रह जाएंगे, या फिर इनके साथ और इनके साथ कोई जुड़ेगा तो ये खाली रह जाएंगे, या फिर इन तीनों के साथ कोई जुड़ेगा, सॉरी ये तो मैंने दिखा दिया था ऑप्शन, ये देखो इन तीनों के साथ अगर कोई जुड़ेगा तो ये खाली रह जाएंगे। देखो अगर ये देखो हम यहाँ पर डैश देके दिखा रहे हैं कि कोई ना कोई तो खाली रह ही जाएगा, कैसे भी अरेंज करो। ये देखो इस सिचुएशन में CA4 खाली रह जाएंगे, इस सिचुएशन में CA1, इस सिचुएशन में CA2 और इस सिचुएशन में CA3। इस तरीके से हो सकता है, कोई ना कोई तो हम लोग का खाली रह ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जन एक से ज्यादा लोगों को, मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट को एसोसिएट नहीं करवा सकते हैं अपने साथ, और जो है कि 4 लोग हैं, ठीक है। अब ये कितने तरीके से हो सकता है ये हमें सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परमुटेशन हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। परमुटेशन को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पर एक्चुअली ना सीए स्टूडेंट को नहीं सिलेक्ट कर रहे, स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे। जब तुम लोग भी फर्म में ट्रेनिंग लेने जाओगे तो फर्म तुम लोग सिलेक्ट करोगे, इस फर्म में जाए कि उस फर्म में जाए, ठीक है। मतलब फर्म के बारे में जान लोगे, कैसा क्या रूल्स रेगुलेशंस, मतलब सबका अपना अपना पर्सनल, देखो एक तो इंस्टीट्यूट का रूल्स तो होता ही है जो फर्म को फॉलो करना पड़ता है, बाकी देखो अपना अपना काम का इन्वायरमेंट होता है, अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तुम लोग जो है चूज कर सकते हो, ठीक है। चॉइस तुम लोग के पास होता है कि कौन सा फर्म में काम करना है। कोई ऐसा नहीं है कि तुम लोग को कोई बता देगा इसी में करना है, फर्म का बहुत सारा ऑप्शन होगा, उसमें से तुम लोगों को कहीं पर जाके अपना ट्रेनिंग पूरा करना है अपने सुविधा के कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पर ये स्टूडेंट 1 के पास ऑप्शन है कि ये 4 में से किसी एक के साथ एसोसिएट हो जाए, स्टूडेंट 2 के पास भी ऑप्शन है कि इनमें से किसी एक के साथ एसोसिएट हो जाए, स्टूडेंट 3 के पास ऑप्शन है कि इनमें से किसी एक के साथ एसोसिएट हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट सोच के देखो, अगर स्टूडेंट 1 ने पहले किसी को सिलेक्ट कर लिया कि हम इनके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि स्टूडेंट 2 के पास कितने लोगों का ऑप्शन रहेगा, मतलब चूज करने का ऑप्शन। ये 4 सीए फर्म है, ठीक है, जिसमें 4 सीए है। देखो सीए होगा तो ही सीए फर्म होगा ना, तो ये 4 सीए है या सीए फर्म है। अगर स्टूडेंट 1 कोई एक जन तो पहले सिलेक्ट कर लेगा ना, तो कोई एक जन अगर ये 4 में से किसी एक फर्म को सिलेक्ट कर लेगा तो स्टूडेंट 2 के पास सिलेक्ट करने के लिए कितने सारे फर्म या सीए रहेंगे? क्या 4 ही रहेंगे या उससे कम हो जाएंगे? क्या हम क्वेश्चन समझा पा रहे हैं तुम लोग? क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब स्टूडेंट 1 ये चारों में से किसी एक को एसोसिएट करने, किसी एक के साथ एसोसिएट होने का सोचेगा तो उसके पास तो 4 ऑप्शंस है, या तो वो CA1 के साथ एसोसिएट हो जाए, या CA2 या CA3 या CA4। अब किसी एक के साथ एसोसिएट हो जाएगा तो स्टूडेंट 2 के पास कितने सारे ऑप्शंस रहेंगे एसोसिएट होने के लिए, मतलब वो कितने लोगों में से, कितने सीए में से एक सीए को एसोसिएट करने के लिए सिलेक्ट करेगा? स्टूडेंट 2 इनके पास 3, करेक्ट, 3 ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। 3 में से मान लो इनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो स्टूडेंट 3 के पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? स्टूडेंट 3 के पास ऑप्शन हो जाएंगे बचे हुए 2 लोग, ठीक है, बचे हुए 2 सीए। ये दोनों में से उनको किसी एक के साथ एसोसिएट हो जाना, मान लो इनके साथ हो गया तो ये खाली रह गया, ठीक है। ये सिचुएशन हो सकता है, ये सिलेक्ट करने का सिचुएशन होगा। लेकिन परमुटेशन सिलेक्ट एंड अरेंज दोनों चीज हो सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि ये CA2 के साथ हो गया, उसके बाद वाला CA1, उसके बाद वाला CA4, कुछ और भी तो हो सकता है, यानी अरेंजमेंट, ठीक है, कुछ और भी तो हो सकता है ना। मतलब हम ये कहना चाह रहे S1 S2 S3, इसने सिलेक्ट किया CA1, इसने सिलेक्ट किया CA3, इसने सिलेक्ट किया CA4, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है इसने CA1 सिलेक्ट किया, इसने CA4, इसने CA3, ऐसे करके तो बहुत सारा हो सकता है। अब लिख के देखना तो पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि काफी सारा डेटा जब होता है तो लिख के देखना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, अपने फॉर्मूले में ट्रांसफर हो जाना है। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या है, क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा कि परमुटेशन का है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, ठीक है। तो यहाँ पर N कितना है, P फॉर परमुटेशन, और R कितना है मुझे ये बताओ। N कितना है और R कितना है। N मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, R मतलब उसमें से जितना सिलेक्ट करना है। तो बोलो अरेंजमेंट के लिए मुझे कितने सीए को एट ए टाइम सिलेक्ट करना है अरेंजमेंट के लिए, और टोटल कितने लोगों से मुझे सिलेक्ट करना है। एन कितना होगा, आर कितना होगा, बताओ। चलो कोशिश तो करो, एन कितना होगा, किसमें से किसको सिलेक्ट कर रहा है, एन कितना है, कितने से कितने को सिलेक्ट हो रहा है। तो बोलो एन कितना है, पहले एन बताओ, आर खुद ब खुद बोल पाओगे। सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग वर्ड सिलेक्ट कर रहे थे वैसे हम लोग तो सीए फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं ना। तो बोलो एन का वैल्यू कितना है, ट्राई करो ना, गलत होगा तो बता देंगे। एन का वैल्यू कितना है, कोशिश तो करो। बोलो, हम तो बोल रहे हैं, तो देखो मेरा लैंग्वेज समझने का कोशिश करो, हम क्या बोल रहे हैं। 4 फॉर्म में से तो 3 फॉर्म सिलेक्ट करना है, बताओ एन का वैल्यू कितना होगा, मैंने तो बोल ही दिया। हम तो बोल ही रहे हैं, बोलो। मानसी का शायद आवाज नहीं आ रहा है इसीलिए, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा हम बोल ही दे रहे लैंग्वेज कि 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, फिर भी तुम लोग नहीं बोल रहे हो एन कितना है, आर कितना है। ये क्या बात है। अरे हम तो बोल ही रहे हैं कि 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन में भी वही समझाया। तो एन एन क्या होता है, टोटल में से जितना सिलेक्ट करना है होता है वो आर होता है। तो हम तो बोल ही रहे 4 में से 3, फिर भी तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो एन कितना आर कितना। देखो सब कैसे बैठे हैं, अरे कुछ तो बोलो। तुम लोग को मेरा आवाज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्या आज बैठे रहेंगे हम, अरे कुछ तो बोलो, गलत सही। मैम N3 होगा और R4। नहीं N3R4 नहीं होगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि N3 अगर R4, N का मतलब होता है टोटल जितना चीज है उसमें से, अगर मेरे पास टोटल 3 चीज है उसमें से तो हम 4 चीज सिलेक्ट नहीं कर सकते ना। देखो ठीक है गलत होना हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर तो देना चाहिए ना। देखो N3 और R4 क्यों नहीं होगा, सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि N ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, सॉरी R होता है। ये देखो मैंने लिखवाया था, N पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये अगर हम रब कर देंगे तो यहाँ से सारा हट जाएगा, तुम लोग अपने कॉपी में एक बार देख सकते हो, मैंने लिखवाया है कि N ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, सॉरी R होता है, बार बार 4 क्यों बोलते रहे पता नहीं। यहाँ पर कहाँ लिखवाया था, इसको हटाते तभी देख पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा, अभी इसको नहीं हटाते, नहीं तो ये स्टोरी जो मैंने यहाँ पर दिखाया वो नहीं रहेगा। देखो N ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R होता है, नॉर्मल सा बात है। अगर मेरे पास मान लो 2 चॉकलेट या 2 चॉकलेट का ऑप्शन है, ठीक है, एक मान लो डेयरी मिल्क है, एक मान लो अमूल कैडबेरी है, ठीक है, तो हम लोग ये 2 में से 2 सिलेक्ट कर सकते हैं या 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 तो नहीं कर सकते ना। तो एन का वैल्यू हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मुझे 2 ही चॉकलेट सिलेक्ट करना है तो NB2 RB2, अगर मुझे 1 चॉकलेट सिलेक्ट करना है तो N2 R1, क्योंकि 1 सिलेक्ट करना है, या तो डेयरी मिल्क ले लो या तो अमूल ले लो, ठीक है, तो वो हो गया 1। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे 1 चॉकलेट से 2 चॉकलेट सिलेक्ट करना है, ये पॉसिबल नहीं है। R ऑलवेज जो है वो N से कम होगा, N हमेशा
हमेशा r से ज्यादा या r के बराबर हो सकता है, ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और यहाँ पर जो है स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं सीए फर्म को, ठीक है। तो टोटल सीए फर्म मार्केट में कितने सारे अवेलेबल है बताओ? टोटल सीए फर्म मार्केट में 4 अवेलेबल है, उसमें से 3 सीए फर्म ही सिलेक्ट होने वाले हैं बाय 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 स्टूडेंट कोई भी 3 सीए फर्म को सिलेक्ट करेंगे, तो हमें एट ए टाइम 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आंसर होगा मेरा 4p3, ठीक है। 4 सीए फर्म में से या 4 सीए में से किसी भी 3 के साथ ये 3 स्टूडेंट एसोसिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन स्टूडेंट का नहीं होगा, यहाँ पर सिलेक्शन हमें जो है फर्म का करना है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। देखो मेरे बात को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो, चुपचाप ऐसे बैठे हो, तो इससे कोई फायदा तो है नहीं। देखो तो यहाँ पर देखो 4 फैक्टोरियल, अब फॉर्मूला देखो क्या होगा। हम तो देखो करवा देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम लोग आंसर ऐसे ही नहीं दोगे तो हम कितना बार बोलेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार तो नहीं बोल सकते ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग कुछ रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो ये फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो यहाँ पर लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, तो 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो गया 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, और 1 फैक्टोरियल का 1 ही रहेगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब हमें इस नंबर से रिवर्स में 1 तक मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 वेज। 24 वेज में हम लोग जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो आंसर हम लोग का 24 हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला है चैप्टर थोड़ा अलग है, करते करते हो जाएगा। गलत आंसर तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग आंसर नहीं दोगे तो देखो मुझे प्रॉब्लम वैसे कुछ है नहीं, लेकिन तुम लोग को तो आंसर देना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या फायदा है? क्लास सुन के ही कोई फायदा नहीं है ऐसे तो। ये देखो इफ 6 टाइम्स द नंबर परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। 6 टाइम्स, टाइम्स मतलब 6 गुना, ठीक है। 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन of n things, total n things taken 3 at a time, n में से 3 चीज को हमें सिलेक्ट करना है। टोटल n में से 3 चीजों को हमें सिलेक्ट करना है, यानी r का वैल्यू 3 हो गया। 3 r का मतलब क्या हो गया? जितने चीजों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में n का वैल्यू n ही है और r का वैल्यू 3 है। फिर से देखो, हम फिर से बताते हैं। यहाँ पर 6 टाइम्स तो बोला ही है, नंबर ऑफ परमुटेशन 6 टाइम्स बोल रहा है किस चीज का? द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है। तो अगर हम लोग n में से 3 थिंग्स एट ए टाइम लेते हैं तो उसका परमुटेशन बनता है np3, ठीक है। अब आगे क्या बोला है देखो, बोल रहा है इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा टू 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। अब यहाँ पर बोल रहा है इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ इक्वल हो जाएगा? हाँ देखो किसके साथ इक्वल हो जाएगा? 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, द नंबर ऑफ परमुटेशन देखो किसके परमुटेशन के साथ इक्वल होगा? n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, यानी ऐसे परमुटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? npr पैटर्न में। यहाँ पर n का वैल्यू n माइनस 1 है, ठीक है। एक बार n का वैल्यू n माइनस 1 है, एक बार n का वैल्यू n है, और r का वैल्यू 2 बार ही 3 रखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है, हम अपने आप नहीं बोल रहे, देख लो ये क्वेश्चन में मैंने बोला है n माइनस 1 p3, ठीक है। n माइनस 1 p3। अब फिर से पढ़ते हैं, देखो इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, 6 टाइम्स मतलब ये इसका 6 गुना, ठीक है। इज इक्वल टू मतलब इक्वल हो जाएगा 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। फाइंड n, हम लोग को बोल रहा है, ये पूरा डेटा दे दिया है, बोल रहा है n बताओ, ठीक है। n बताओ। हम फिर से ये क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 6 टाइम्स इनटू क्या है? द नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स taken
3 at a टाइम, यही तो लिखा हुआ है, हम समझाने के लिए इसको एक बार लिख के दिखा रहे हैं। इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज में दे दिया, लेकिन इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली प्रेजेंट करें तो इज इक्वल टू की जगह इक्वल साइन यूज करते हैं। 7 टाइम्स, टाइम्स मतलब 7 गुना, 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n-1 थिंग्स 3 at a टाइम। ठीक है, ये हो गया, इसका मतलब 6। अब इस चीज को कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे, परमुटेशन बनाना है, ठीक है, तो p यूज करो। कितने परमुटेशन का मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजों से पर्टिकुलर चीजों को सिलेक्ट करना, n थिंग्स है, ठीक है, तो n हो गया। टेकन 3 एट ए टाइम, तो r का वैल्यू 3 हो गया। अब ये 7 फिर से परमुटेशन किस चीज का बोला है, n-1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो ये देखो, यही वाला चीज मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया। देखो यही मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया, यहाँ पर मैंने वही तो दिखाया ना। देखो अभी मैंने तुम लोग को यहाँ पर क्या दिखाया, यही तो चीज लिख के दिखाया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सॉल्व करने का तरीका होता है, लेकिन वो हम तुम लोग को नहीं सिखाने वाले। तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, तुम लोग उससे ट्राई कर सकते हो, ये सीखना जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर n का कुछ ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है, लाइक n इक्वल टू 21, n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू 10। ये मैंने अपने मन से ऑप्शन दे दिया, ठीक है। मुझे पता है इसमें से कौन सा आंसर है ऑब्वियसली, तो मैंने इसको क्या किया है, ये ऑप्शंस दे दिया। अब ऑप्शन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अब ऑप्शन को यूज करके इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखो। हम लोग पहले n का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये दोनों जगह पे। जैसे हम लोग a ऑप्शन को लेते हैं और a को यूज करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 21, n की जगह 21 p, क्योंकि क्वेश्चन में n ही बोला है तो ऑप्शन में n ही देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 इंटू 21 माइनस 1 p3 हो गया। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे, npr को हम लोग कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल। देखो फॉर्मूला मत भूल जाओ, फॉर्मूला भूलोगे ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा याद रखने के लिए। ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पढ़ेंगे और याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, बार बार हम बताएंगे, तुम लोग भी घर पे प्रैक्टिस करोगे तो जरूर याद होगा। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, क्योंकि 3 हम लोग का r है फैक्टोरियल। फिर 7 इंटू 21 माइनस 1 यानी 20 p3। अच्छा, हम तुम लोग के लिए हर एक स्टेप को कर रहे हैं, स्टेप जंप अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तब स्टेप जंप करेंगे। अब 21 माइनस 3 देखते हैं कितना होता है, 21 माइनस 3, तो ये हो गया 18 फैक्टोरियल, और ये है 7 इंटू 20 फैक्टोरियल, 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये वही वाला फॉर्मूला n pr वाला, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये यहाँ पर एक माइनस का ये आया था, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसे जो है फॉर्मूले में ट्रांसफर किया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 21। अब ये 21 को कैसे लिखेंगे, 21 20 19 और यहाँ नीचे 18 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 18 फैक्टोरियल तक ही क्यों लिखा, मैंने लास्ट दिन ही समझाया था तुम लोग को। देखो अगर नीचे 18 है तो 18 के बाद 1 तक लिखेंगे, यहाँ भी तो 18 के बाद 1 तक जाएगा, तो उसको नहीं लिख के हम लोग उसको शॉर्टकट कर देंगे ना। यहाँ 18 है तो ऊपर भी 18 तक ही लिखेंगे। अगर तुम लोग को याद नहीं आ रहा है, हम दिखा देते हैं। देखो हम लोगों ने यही वाला चीज फैक्टोरियल में स्टार्टिंग में समझने का कोशिश किया था। ये देखो 7 फैक्टोरियल को हम लोग 7 6 5 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं, एज वेल एज इसके अलावा देखो 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं ना। इससे रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिखाया था, 18 फैक्टोरियल 15, 18 से लेके पूरा 1 तक लिखा, फिर 15 से 1, लेकिन इसमें तो हमारा टाइम ज्यादा जाता है, तो हम लोगों ने क्या किया, नीचे 15 फैक्टोरियल तो ऊपर 15 फैक्टोरियल तक ही लिखा, उसके बाद नहीं लिखा, ठीक है। तो बात एक ही होगा, लेकिन हमारा टाइम बचेगा, तो हमें वो शॉर्टकट यूज करना है, जिसको मैंने अलग से प्रैक्टिस भी तुम लोग को करने के लिए बोला था, कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया भी था। अब ये 18 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इधर कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करते हैं। देखो 6 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, तो ये हो गया 8,61,840। अगर इधर भी इतना आ जाता है तो फिर हम लोग का ये 21 सही होगा आंसर। देख लेते हैं, 20 फैक्टोरियल और 20 माइनस 3 यानी
17 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 17 फैक्टोरियल है। अच्छा यहाँ मैंने 6 भी मल्टीप्लाई किया क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ 6 मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा अब ये इधर वाला देखो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 20, 19, 18 और यहाँ 17 तक ही लिखेंगे क्योंकि नीचे 17 फैक्टोरियल है, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, तो आंसर आया है, ये पता नहीं कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया, 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, 47। मैम हाँ मैम ये वाला सही है, जो फर्स्ट वाला कैलकुलेशन हुआ है वो गलत है। ओ अच्छा, फर्स्ट वाला कैलकुलेशन गलत है, ठीक है देख लेते। 21 20 19, 21 20 19 इंटू 6, अच्छा हाँ 47,880। अच्छा ये बाई चांस कैलकुलेटर पे मैंने जो कैलकुलेट किया है वो गलत है, डेटा वेटा सब ठीक लिखा है मैंने, ये कैलकुलेशन गलत हुआ है, इसको सही कर लिया मैंने, ठीक है। तुम लोग भी इसको सही कर लो, वो पता नहीं शायद कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया होगा मैंने। 6 21 20 और 19 को मल्टीप्लाई करने से इतना ही आएगा। तो अगर बोथ साइड सेम आ रहा है मतलब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर दिए एन का, और इधर भी जितना आ रहा है इधर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट है। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ए रख दिया ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना जाए। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ए वाला ही तुम लोग का करेक्ट हो सकता है कि डी में 21 दिया हुआ है, तो थोड़ा चेक करते हुए जाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे तुम लोग अपना प्रैक्टिस बढ़ाओगे ना, तुम लोग का ये कैलकुलेशन करने का तरीका जो है इतना लेंदी नहीं होगा, आसान हो जाएगा, इसको एक एक स्टेप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी करो, बाद में सही करने के लिए अभी प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, तो इसको हमेशा ऑप्शन के थ्रू ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में देखो क्या बोला है, कंप्यूट द, अच्छा 7 थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को स्टार कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इसको हम स्टार देके रख देते हैं, ये हम लोग बाद में एंड में करेंगे, जब परमुटेशन लगभग हमारा खत्म होने को आएगा। तो अगर हम भूल जाते हैं तो मुझे याद दिला दोगे। ये देखो अब यहाँ बोला है फाइंड एन, NP3 इक्वल टू 60, हम लोग को बोल रहा है एन का वैल्यू फाइंड आउट करो अगर NP3 60 है, ठीक है। तो ऐसे दिया हुआ है NP3 60, हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है एन, ठीक है। एन इक्वल टू कितना होगा, अब हम यहाँ पर फिर से ऑप्शन ले लेते हैं। एन इक्वल टू 6, ऑप्शन बी ले लिया, एन इक्वल टू 5, ऑप्शन सी ले लिया, एन इक्वल टू 9 और यहाँ पर डी ले लिया, एन इक्वल टू नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। ऐसे मैंने ऑप्शन ले लिया रैंडमली मेरे मन से, ठीक है। इसमें से एक आंसर हो सकता है हम लोग का सही हो, या आंसर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। अच्छा हम लोग पहले 6 से ट्राई करते हैं, पहले 6 है तो ऑप्शन ए ले लिया मैंने, तो एन के जगह पे 6 पुट कर दिया, चेक करते हैं क्या 60 आएगा। तो 6p3 मतलब npr, तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 और यहाँ पर 3 तक ही लिखेंगे क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है तो कट हो जाएगा। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 मतलब 120, तो ये 120 तो नहीं, ये 60 है, मतलब ऑप्शन ए से हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है। चलो ऑप्शन बी से एक बार ट्राई करते हैं, 5p3, ठीक है। तो 5p3 मतलब सेम वही 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल तक ही मैंने लिखा, 2 इंटू 1 नहीं लिखा क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे 2 इंटू 1 लिख सकते हो, ज्यादा लिखने वाला तो बात है नहीं, लेकिन इसका हैबिट करो कि अगर नीचे मेरा 2 फैक्टोरियल है तो ऊपर हम 2 फैक्टोरियल तक ही लिखे ताकि मेरा कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब देखो एग्जाम में जो ऑप्शन के साथ मैच होगा वही देना है, अगर किसी के साथ नहीं होगा तो नन ऑफ दिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ऑप्शन के साथ आराम से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो
हम यहाँ ऑप्शन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मैट में ना इसे सॉल्व करके दिया हुआ है, जो कि तुम लोग के लिए एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए तुम लोग सॉल्व के तरफ ध्यान मत दो, सॉल्व देखने का भी जरूरत नहीं है, तुम लोग को सॉल्व देखने का भी जरूरत नहीं, ठीक है। बेकार में सॉल्व करवाते नहीं हम, पहले हम करवाते थे, अब नहीं करवाते क्योंकि जब जरूरत ही नहीं पड़ता बेकार टाइम वेस्ट है, ठीक है। ये देखो ये वाला दिया हुआ है, आर निकालने के लिए बोला, ये भी ऑप्शन से ही करना चाहिए हमें, ठीक है। तो हम ऑप्शन अपने हिसाब से दे देते हैं। क्वेश्चन बोला है 56p r+6, यहां पर लिखते हैं एग्जाम्पल 9। 56p r+6 is to 54p r+3 equal 30,800 is to 1, फाइंड आर, ये दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम ऑप्शन लेते हैं अपने हिसाब से, आर का वैल्यू ले लेते हैं। आर का वैल्यू मैंने लिया है 41, ठीक है। बी में ले लेते हैं 40, सी में ले लिया मैंने 50, डी ले लेते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले हम लोग आर के जगह 41 पुट करके यानी ऑप्शन ए के साथ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 56p आर का वैल्यू कितना है 41 + 6, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाई, इस टू का मतलब डिवाइड होता है, ये रेशियो की तरह हो गया ना, जैसे x/y लिखा हुआ रहता है तो हम लोग x/y लिखते हैं, वही चीज हम कर रहे हैं, बाई डिवाइडेड बाई करके लिख रहे हैं। 54p आर मतलब 41 है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग +3, देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ आर की जगह उसका वैल्यू पुट करके लिखा है और मैंने कुछ चेंज नहीं किया। हाँ, इस टू को मैंने डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। अब इधर है 30,800 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 56p 41 + 6 कितना आ जाएगा, 41 + 6 हो जाएगा हम लोग का 47, और 54p 41 + 3 हो गया 44। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 30,800 डिवाइडेड बाई 1 अगर आ जाता है ये सॉल्व करके तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। तो हम इधर और 30,800 बाई 1 नहीं लिख रहे बार बार, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर मेरा 30,800 बाई 1 आ गया तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये NPR हो गया तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। देखो हम बार बार फॉर्मूला बोलते जा रहे हैं ताकि तुम लोगों को भी याद हो जाए, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फिर से नीचे में भी सेम फॉर्मूला n फैक्टोरियल, अब n जहां पर जितना रहेगा वही लिखेंगे n माइनस r फैक्टोरियल, हो गया। अच्छा, अब इसका यहाँ पर सोल्यूशन करते देखते कितना होता है, 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 माइनस 47, देख लो कितना होता है 9, ठीक है, 9 फैक्टोरियल, और ये 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सिंपल, कुछ नहीं, प्लस माइनस ही कर रहे हो अभी तक हम लोगों ने, और कुछ नहीं किया। हाँ, परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाया, इसे प्लस माइनस किया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज में करें, यहाँ जगह एक काम करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, हम ऑप्शन को ना ऊपर लिख लेते हैं, ऑप्शन बी ऐसे लिख लेते हैं 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। NOT लिख लिया, नन ऑफ दिस, ठीक है। तब यहाँ पर ही जगह मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये है 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। मतलब जैसे देखो ऐसा होता है ना 2/3 होल डिवाइडेड बाय 4/5, अगर ऐसा होता है तो तुम लोग मैथ्स में कैसे करते हो इसे सॉल्व, 2/3 को फिक्स रखते हो इनटू 5/4 करते हो, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाता है। सेम वही चीज हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, नॉर्मल मैथ्स में जैसे होता है वैसे ही करना है। 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इनटू ये 54 और 10 में 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 54 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो 56 55, यहाँ जगह नहीं होगा, यहाँ लिखते हैं 56 इंटू 55 इंटू 54, यहाँ फैक्टोरियल लिख के क्लोज करते हैं क्योंकि नीचे 54 फैक्टोरियल है, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। देखो ये दोनों को तो हम लोग एक जगह पे लिख ही सकते हैं ना एक साथ, 56
इसका मतलब देखो दो अलग अलग लाइन से लिखा हुआ है, जैसे 2 into 5 हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 into 5 3 into 4, वही हम करना चाह रहे हैं। 56 into 10 फैक्टोरियल एक ही लाइन पे लिख रहे हैं, लेकिन 56 को हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे 54 है, उससे कैंसिल आउट करने के लिए हम 56 लिख रहे हैं, उसके बाद 55 और फिर 54 फैक्टोरियल तक लिखे, और आगे नहीं, मतलब 1 तक नहीं लिखना है हमें, उतना थोड़ी ना लिखोगे 56 55 54, तो फिर सीखने का क्या फायदा, शॉर्टकट। तो हम लोग 54 तक लिखेंगे ताकि नीचे 54 के साथ हमारा कैंसिल आउट हो जाए। और 10 को मैंने लिख दिया 10 into 9 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल था, तो ये रहा 9 फैक्टोरियल और ये 50 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग कर लेंगे कैंसिल आउट। देखो ऊपर और नीचे सेम डेटा है, उससे हम लोग आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 54 54 और 9 और 9। अब ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो 56 into 55 into 10, हाँ 30,800 तो आ रहा है आंसर, यहाँ पर लिख दिया मैंने 30,800। और नीचे कितना हो जाएगा 1, ये कैंसिल आउट होके 0 थोड़ी ना होता है। जैसे देखो x by x, तो क्या ये कैंसिल आउट होके 0 होता है, नहीं, x by x का मतलब तो 1 होता है, या फिर 2 by 2 क्या होता है, 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ऊपर हुआ 30,800, नीचे क्या रहेगा 1, क्योंकि 54 से 54 कैंसिल आउट करके 1 बच रहा है नीचे, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करके 1 बच रहा है, 1 ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 by 1 1 होता है, तो वही 1 बच गया। 30,800 इसका मतलब हम लोग का आ रहा है आंसर 30,800 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 30,800 बोलो, या अगर इस टू में बोलना चाहते हैं तो 30,800 इस टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब 41 से ही आंसर आ गया, तो बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। देखो हम क्या कर रहे हैं, सामने के एकदम स्टार्टिंग वाला ही आंसर का दे रहे हैं ताकि हम लोग का टाइम बचे। बाकी एग्जाम में वो तो नहीं बोल सकते हैं, देखो स्टार्टिंग वाला भी हो सकता है, एकदम लास्ट वाला भी हो सकता है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों चेक कर लिया आंसर नन ऑफ दिस आया। वो तो देखो बेसिकली डिपेंड करता है कि क्या उस टाइम पे क्वेश्चन होता है, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हो कि अपना किस्मत पे डिपेंड करेगा कि तुम लोग के टाइम पे क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन लगभग इस तरीके के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके देखना है, चेक करके बस सॉल्व करना है, और इसमें कुछ मेहनत है नहीं हम लोग का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। एग्जाम्पल 10 यहाँ पर प्रूव करने के लिए दिया है। वैसे हम पहले बता दें कि हमें कुछ प्रूव करने के लिए देगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग का तो ऑप्शन रहेगा, तो प्रूव करने के लिए हमें क्यों देगा कि प्रूव करो ये दिस वैल्यू इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू, ये तो नहीं दे सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न तो एमसीक्यू वाला है, तो इसीलिए प्रूफ वाला हमें नहीं देगा। फिर भी ये हम एक बार बता देते हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारे किसी क्वेश्चन में आगे जाके काम आने वाला है। ये पूरा जो मतलब फॉर्मूला है, जैसे मैंने 0 फैक्टोरियल तुम लोग को समझाया ना, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, या फिर n फैक्टोरियल होता है। मैंने बोला ना अगर तुम लोग इसको याद रखते हो तो कहीं भी यूज कर सकते हो। सेम तरीके से इसको भी हम लोग जो है किसी एक क्वेश्चन में यूज करेंगे आगे जाके। तो एक बार हम दिखा देते हैं कि ये प्रूफ कैसे पॉसिबल है। वैसे ये प्रूफ की तरह नहीं आएगा, ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने। एग्जाम्पल 10 क्या दिया हुआ है, देखो n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू, प्रूफ करने बोला है n इंटू n फैक्टोरियल, ये हमें प्रूफ करने बोला है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा हमें प्रूफ करना है n इंटू n फैक्टोरियल, तो हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो n+1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम तुम लोगों से पूछेंगे। जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 into 9, ठीक है, into 8 into 7 ऐसे लिख सकते हैं, into 6 ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग इसे 1 तक लिख सकते हैं। तो अगर n+1 फैक्टोरियल मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है, तो n+1 के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए, जैसे 10 के बाद 9 लिख रहे हैं, तो n+1 के बाद क्या लिखना चाहिए बता सकते हो। ये 9 कैसे आया, 10-1 करके, ठीक है। इसी पॉइंट पे ध्यान दो, 9 कैसे आया 10-1 करके। सिमिलर तरीके से 8 कैसे आया 10-2 करके। इसके बारे में हम लोग लास्ट दिन एक बार बात भी कर चुके हैं, ऐसे करके होता है। तो n+1 फैक्टोरियल के बाद वाला डेटा मल्टीप्लाई करके क्या लिखना चाहिए ये बताओ, इसको ध्यान में रख के बताने का कोशिश करो।
देखो इसको ध्यान में रख के बताने का कोशिश करो। ये 10 फिर 10 माइनस 1, 10 माइनस 2, 10 माइनस 3, तो यहाँ 10 के जगह कितना है n प्लस 1, ठीक है, यहाँ 10 के जगह है n प्लस 1। अब बताओ कि नेक्स्ट वाला क्या लिखे, ट्राई करो। n+1 -1। हाँ n प्लस 1 माइनस 1 ये होना चाहिए, ठीक है, n प्लस 1 माइनस 1। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला डेटा -1 फिर पहला डेटा -2 पहला डेटा -3 ऐसे ही तो हो रहा है ना। तो पहला डेटा क्या है n प्लस 1, n के जगह n प्लस 1 है तो n प्लस 1 माइनस 1। और क्या हम लोग इसको और भी लिखे? नहीं लिखेंगे, देखो, क्योंकि अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये कैंसिल आउट होके n बच रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अगर फैक्टोरियल लगा देते, मतलब हम लोग 1 तक नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे हम लोग चाहे तो 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख ही सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें पूरा 1 तक लिखना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन का क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पर एक n फैक्टोरियल है ना, तो उससे हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर कॉमन चला जाएगा। देखो अभी इसको आगे लिखने से तुम लोग समझोगे। ये देखो n प्लस 1 जैसा है वैसा ही रख दिया मैंने, और ये n फैक्टोरियल बच गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस n फैक्टोरियल। इससे क्या होगा, n फैक्टोरियल कॉमन चला जाएगा, यहाँ भी n फैक्टोरियल यहाँ भी n, तो n फैक्टोरियल कॉमन लेने से यहाँ क्या बचा n प्लस 1, और यहाँ पर क्या बच गया -1। मतलब जैसे देखो अगर हम लोगों का ऐसा होता, फैक्टोरियल के जगह ये x होता और -x होता n फैक्टोरियल के जगह, तो हम लोग x कॉमन लेके क्या बोलते हैं, n प्लस 1 माइनस 1। वही चीज मैंने यहाँ पर किया है। अब देखो n प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर से 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, n फैक्टोरियल इंटू n। अब इसको हम ऐसे अरेंज करके लिख देते हैं, n इंटू n फैक्टोरियल हो गया, प्रूफ हो गया, इक्वल टू RHS, यही वाला हम लोग का प्रूफ हो गया। ये देखो RHS ये हम लोग का हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। प्रूफ देगा नहीं। अब इसका रीजन क्या है करवाने का, देखो इससे हम लोग एक चीज ऐसे याद रखेंगे, जैसे n का कोई भी वैल्यू ले लो, तुम लोग अपने मन से कुछ भी ले लो, 4 5 6, जैसे अगर हम n का वैल्यू ले लेते हैं सपोज यहाँ पर 3, ठीक है, तो ये देखो 3 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है। 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6 हम लोग का 18 हो जाएगा। अच्छा अब सेम तरीके से इधर वाला भी चेक करते हैं, n इंटू n फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 3 2 और 1, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि जो भी n का वैल्यू उसे 1 से इंक्रीज कर रहे हैं माइनस n फैक्टोरियल कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम लोग 4 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग का जो आंसर आएगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल करने से भी हम लोग का सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का अभी नहीं समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग का एक्सरसाइज में जब वो करोगे तो वहां पर ये रिलेशन का यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी बस प्रूफ समझ गए हो, ये काफी है, ठीक है, जस्ट समझना है, इसको कुछ याद वैद नहीं करना है कि कैसे करके मैं प्रूव करना है, क्योंकि एक सोल्यूशन थोड़ा सा अलग है ना, तो फिर उतना अभी दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन उतना भी टफ नहीं है, समझ सकते हो कि अगर ये मेरा n है तो नेक्स्ट वाला डेटा n-1 होगा, वहीं तक इसीलिए लिख रहे हैं ताकि यहाँ मेरा कॉमन चला जाएगा, कॉमन जाने से मेरा n+1 वाला जो टर्म है वो यहाँ से सॉल्व होके n इंटू n फैक्टोरियल में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी बस इतना ही याद रखो, जब वो क्वेश्चन आएगा तो हम इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। Example 11 देखो, in how many different ways can a club with 10 members select a president, secretary and a treasurer if no member can hold 2 offices and each member is eligible for any office। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि कितने तरीके से एक क्लब 10 मेंबर में से प्रेसिडेंट के लिए एक जन को सिलेक्ट करेगा, सेक्रेटरी के लिए एक जन को सिलेक्ट करेगा, ट्रेजरर के लिए एक जन को सिलेक्ट करेगा। मतलब ये सब क्या है, ये सब जो है पोजीशन दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब क्लब का होता है ना, क्लब का प्रेसिडेंट, क्लब का सेक्रेटरी, क्लब का ट्रेजरर, ट्रेजरर मतलब जो पैसे का हिसाब वगैरह रखता है, ठीक है। इफ नो मेंबर्स कैन होल्ड 2 ऑफिसेस, मतलब कोई एक इंसान ऐसा नहीं हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट भी है वो सेक्रेटरी भी है, 2 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता है, यहाँ ऑफिस बोला है। एंड ईच मेंबर इज
एलिजिबल फॉर एनी वन ऑफिस। और फिर रिवर्सली ये भी बता दिया, एक पर्सन एट ए टाइम में एक ही पोस्ट को सर्व कर सकता है। ठीक है, कितने तरीके से ये पॉसिबल है हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बात है, देखो इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि ए बी सी 3 जन है। ठीक है, अब एक जन को हम लोग प्रेसिडेंट बनाएंगे, एक जन को हम लोग ट्रेजरर बनाएंगे और एक जन को क्या बनाना है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, ए को प्रेसिडेंट बना दिया, बी को ट्रेजरर, सी को सेक्रेटरी, या फिर ए को प्रेसिडेंट, सी को ट्रेजरर और बी को सेक्रेटरी, या फिर ए को बी को प्रेसिडेंट, यहाँ पर देखो सी को ट्रेजरर और ए को सेक्रेटरी, या फिर बी ए सी, ऐसे करके हो सकता है ना। वही चीज हमें करना है, मतलब हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट एंड अरेंज। पहले तो हम लोग 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे। अरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो बोला नहीं है कि हाँ जैसे मान लो मैंने नाम दिया मिस्टर ए है एक पर्सन, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। ठीक है, अब मैंने पोजीशन क्या क्या रखा, प्रेसिडेंट का रखा, ठीक है, और सेक्रेटरी का रखा, और यहाँ पर जो है ट्रेजरर का रखा। ठीक है, अब मैंने बोला कि हम लोग ये तीनों में से तीनों को कुछ ना कुछ पोजीशन दे देंगे। तो हमारे पास पोजीशन देने के लिए क्या ऑप्शन है, ऐसा फिक्स तो नहीं है कि ए को ही प्रेसिडेंट बनाएंगे, बी को सेक्रेटरी, सी को ट्रेजरर। हाँ, कुछ एक ऑप्शन होगा, लेकिन हम लोग के पास कितना सारा ऑप्शन हो जाएगा कि या तो ए को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, या तो बी को प्रेसिडेंट, या तो सी को प्रेसिडेंट। ठीक है, जब ए प्रेसिडेंट बनेगा तब हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बी सेक्रेटरी है, सी ट्रेजरर है, या फिर ए प्रेसिडेंट बना, सी सेक्रेटरी और बी जो है ट्रेजरर है। ऐसे करके अलग अलग जो अरेंजमेंट हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे अरेंज। पहले 3 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, यानी हमें परमुटेशन करना है। अच्छा, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर, जहां पर एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आर का मतलब उसमें से जितने लोगों को सिलेक्ट करना है। तो 10 लोगों में से हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3 लोगों को, क्योंकि 3 जो है पोस्ट है जिसमें हमें 3 लोगों को अपॉइंट करना है। तो 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, 10p3। ठीक है, 10p3। अब ये हो गया 10 फैक्टोरियल, जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल और ये हो गया 7 फैक्टोरियल। तो 10 9 8 और 7 तक ही लिखेंगे, क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 90 into 8 720। 720 वेज है, जो कि लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो फॉर्मूले का जरूरत है, लिख के दिखाना पॉसिबल थोड़ी है। 720 वेज से हम लोग जो है लोगों को सिलेक्ट और अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो एग्जाम्पल 12। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि when John arrives in New York, न्यूयॉर्क में जॉन पहुंचे, he has 8 shop to see, उनको 8 शॉप विजिट करना था, but he has time only to visit 6 of them, but वो उसमें से 6 ही शॉप विजिट कर सकते हैं। in how many different ways can he arrange his schedule in New York, न्यूयॉर्क में वो अपना शेड्यूल कैसे बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जॉन जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच गए, उनका जो शेड्यूल था वो कुछ इस तरीके से था कि वो 8 शॉप विजिट करेंगे, लेकिन टाइम जो है उसमें से कोई भी 6 शॉप विजिट किया जा सकता है, कोई भी 6 शॉप। तो वो अपना शेड्यूल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सोचना पड़ेगा 8 में से कौन से 6 शॉप को हम विजिट करें। पहले तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा, मेरे पास 8 शॉप विजिट करने का टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास 6 शॉप विजिट करने का टाइम है। तो 8 में से हम 6 शॉप विजिट कर सकते हैं, पहले उनको वो दिमाग में रखना पड़ेगा। यानी उनको कितने में से कितने चीजों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एन का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, बोलो। हम लैंग्वेज में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कितने में से कितना सिलेक्ट करना है। तुम लोग मुझे आंसर दोगे कि कितने में से कितने शॉप को सिलेक्ट करना है। एक्चुअली यहाँ पर सिलेक्शन किस चीज का होगा, कौन से शॉप को विजिट करना है और कौन से शॉप को नहीं करना है। तो 8 में से 6 शॉप को विजिट करना है, ऐसा क्वेश्चन ही हमें बोला है। क्वेश्चन बोल ही देगा, बस तुम लोग को समझना है। बोलो, यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू कितना होगा, बोलो। टोटल 8 में से 6 शॉप को विजिट करना है, बोलो क्या होगा। N8R6। हाँ, N8R6। ठीक है,
टोटल 8 शॉप है, 8 में से कोई भी 6 शॉप को वो विजिट कर सकते हैं। ये तो हमारा सिलेक्शन। अब सिर्फ सिलेक्शन से तो परमुटेशन नहीं होता है, सिलेक्शन के साथ साथ अगर अरेंजमेंट भी हुआ तो होगा। हाँ, अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना, पहले कौन सा शॉप विजिट करें उसके बाद। जैसे तुम लोग अगर कहीं पर भी जो है घूमने जाते हो, ठीक है, टूर करने जाते हो, तो वहां पर अलग अलग व्यू पॉइंट होता है। किसी भी जगह पे हम लोग जाते हैं, हम लोग सोचते हैं ना ये प्लेसेस हम लोग विजिट करेंगे। अब विजिट क्या ऐसे ही कहीं पर भी पहुंच जाते हैं? नहीं, जहां वहां जाते हैं, टूर गाइड लेते हो कुछ भी, तो वो बताते, देखिए पहले आप जहां पर हो वहां से आपका कौन सा जो है विजिटिंग प्लेस नियर अबाउट होगा, पहले वो देख लीजिए, फिर वहां से उसमें चले जाइए, फिर वहां से उसके बाद वहां जाना है, फिर ऐसे मतलब एक प्लान होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग के पास विजिट करने के लिए 3 स्पॉट है, आप कैसे देखेंगे? तो एक मतलब एक रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है ना। पहले हम लोग मान लो यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, यहाँ से पहले बी चले जाएंगे, बी से फिर मान लो ए चले जाएंगे, फिर ए से सी जाएंगे, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है? अरेंजमेंट, कौन से शॉप के बाद कौन सा शॉप विजिट करेंगे जो हमारे लिए सही रहेगा, तो इसका मतलब अरेंज भी करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन। तो 8p6, ठीक है, 8p6 हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखते हैं कितना आएगा। 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल लिख के कैंसिल आउट। अब देखते हैं कितना होगा। 8 7 6 5 20,160। ये देखो 20,160 ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 13 देखो। When Dr. Ram arrives in the dispensary, in his dispensary, he finds 12 patients waiting to see him. डॉक्टर राम अपने डिस्पेंसरी में पहुंच चुके हैं और उन्होंने देखा कि टोटल 12 पेशेंट वेट कर रहे हैं टू सी हिम, मतलब उनको दिखाना है, ठीक है, मतलब वो डॉक्टर राम को चेकअप करवाने के लिए आए हैं। इफ ही कैन सी ओनली 1 पेशेंट एट ए टाइम, वो एक बार में एक ही लोग को देखते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 लोगों को एक साथ देखते हैं, एक ही बार में एक ही लोगों को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन शेड्यूल हिज पेशेंट, वो अपने पेशेंट का शेड्यूलिंग कैसे करेंगे? मतलब टोटल 12 पेशेंट है, जैसे नाम ले लेते हैं ए बी सी डी, नाम है मान लो E F G H I J K L M, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, एल तक 12 हो गया, ठीक है, तो 12 पेशेंट हो गया। अब वो कैसे शेड्यूल करेंगे? अब देखो शेड्यूलिंग अलग अलग तरीके से डॉक्टर सोच सकते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग नॉर्मली जाते हैं, अगर जो है वहां पर रजिस्टर होता है जिसमें अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो जो जैसे पहुंच रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे देख सकता है। जो पहले आया उसको पहले देख दिया जाएगा, जो नेक्स्ट आया उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो, ऐसे करके हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसका सीरियस जो ज्यादा है उनको पहले चेकअप हो जाता है, उसके बाद ऐसे करके। अब जहां पर जो रूल्स रहेगा तो किसी एक तरीके से तो वो अपने पेशेंट का शेड्यूलिंग करेंगे। इसका मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा हम किसको पहले देखें, ए को, बी को, सी को, डी को। अब उसका कोई बेसिस होगा ऑब्वियसली। जैसे मान लो सबसे पहले जे आए थे, तो अगर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे देखते हैं, जो पहले आया उसको पहले देख देंगे, तो सबसे पहले जे जाएगा, उसके बाद जो है वो जाएगा, इस तरीके से। तो यानी उनको सिलेक्ट करना है और अरेंजमेंट भी करना है किसी एक बेसिस पे, यानी यहाँ पर परमुटेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ देखो एन का वैल्यू और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा। टोटल 12 पेशेंट है, ठीक है, 12 में से हमें 12 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। मतलब शेड्यूलिंग कैसे करना है, हम ये नहीं बोल रहे एक बार में 12 पेशेंट देखेंगे। मतलब डॉक्टर को ये सोच लेना है, पहले मुझे एल को देखना है, फिर एम, फिर ए, फिर डी, फिर ई, ऐसे करके पूरा शेड्यूलिंग के एक के बाद एक करके टोटल 12 पेशेंट को कैसे देंगे। या फिर ऐसे देखना है, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर जो है एल, फिर डी, ऐसे करके कैसे देखना है। तो इसीलिए n का वैल्यू तो 12 होगा ही होगा। टोटल 12 में से 12 लोगों को सिलेक्ट भी करना है, अरेंज भी करना है। मतलब 12 पेशेंट को मुझे देखना भी है और कैसे देखना है उसका भी अरेंजमेंट करना है, यानी 12p12। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। देखो यही चीज मैंने बोला था, अगर तुम लोग इसको फॉर्मूले में लिखना चाहो लिख सकते हो, कैसे, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा,
0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो देखो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को यहाँ पर सिखा रखा था ये वाला बात कि देखो n कहाँ गया, दिखाते हैं एक सेकंड। हाँ ये देखो मैंने ये सिखा रखा है, npn को हमेशा n फैक्टोरियल लिखो। इससे क्या होगा, फॉर्मूला बिना लिखे हम लोग डायरेक्टली n फैक्टोरियल कर सकते हैं, तो हम लोग के लिए जल्दी होगा। ठीक है, ऐसे नहीं करके, ये तो इतना सारा स्टेप हो गया, इसके जगह हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ये 12 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 12 फैक्टोरियल हो गया। 12 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा, तो 12 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 47 lakh 90,000 47 lakh 90,000 90 लाख, ये नहीं 4 करोड़ होगा शायद। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। हाँ 47 करोड़ 90 लाख 1,600 चेक करते हैं। 479001600, हाँ यही वाला है। देखो इतने सारे वेज हो सकते हैं 12 लोगों को जो है देखने का। ठीक है, मतलब 12 पेशेंट को शेड्यूल करने का। शेड्यूल मतलब किसके बाद किसको देखे, पूरे चीजों को अरेंज करने का। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर बी पॉइंट में बोला है, इफ 3 लीव इन डिस्कस्ड बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सीइंग देम। बोल रहा है 3 लोग चले गए, ठीक है, वो परेशान हो गए कि भाई और नहीं बैठ सकते, चले गए। 3 लोग चले गए, बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सीइंग देम, उनका टर्न आने के पहले 3 लोग चले गए। 3 लोगों को बुलाने, मतलब उनका टर्न आया ही नहीं, डॉक्टर राम उनको देखे ही नहीं, उसके पहले ही वो चले गए। तो अब डॉक्टर राम का शेड्यूलिंग कैसे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर डॉक्टर राम जो चले गए तो हमें कितने पेशेंट को देखना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर राम की तरफ से सोचो उनको कितने पेशेंट का शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। पहले तो उनको 12 पेशेंट को सिलेक्ट और अरेंज करना पड़ रहा था, लेकिन अगर 3 पेशेंट चले गए तो उनको 9 पेशेंट को ही चेकअप में चेकअप करना पड़ेगा। तो 9 पेशेंट का ही शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। और टोटल कितने पेशेंट में से, तब तुम लोग के दिमाग में ये आ ही सकता है कि टोटल तो 9 पेशेंट में से ही 9 जन को देखना पड़ेगा। जैसे 12 पेशेंट में से 12 का शेड्यूलिंग हो रहा था, अगर 3 चले गए तो 9 में से 9 लोगों को देखना पड़ेगा। बात सही है, 9 में से 9 लोगों को ही देखना पड़ेगा, बट ये 9 नहीं होगा, ये 12 होगा। अच्छा अचानक से ये 12 क्यों होगा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमें नहीं बताया है कि कौन से पर्टिकुलर 3 लोग चले गए। ठीक है, कौन से पर्टिकुलर 3 लोग चले गए, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को ये 12 ही रखना पड़ेगा। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। देखो जैसे मान लो हम लोग के पास टोटल, ऐसे करते हैं, टोटल 3 पेशेंट थे। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने 3 पेशेंट को ही देखना है, उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी 6। अब देखते हैं कैसे होगा। 3 लोगों का नाम ले लेते हैं। ए बी सी को देख सकता है डॉक्टर, या ए सी बी ऐसे देख सकता है, या बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए, या फिर सी ए बी। बात समझो, डॉक्टर ऐसे सोच सकता है कि पहले ए को देखेंगे, फिर बी को, फिर सी को, या फिर पहले ए फिर सी फिर बी, या फिर पहले बी फिर सी फिर ए, या फिर पहले बी फिर ए फिर सी बी ए, और या फिर सी ए बी, ऐसे कुछ एक हो सकता है। यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वेज है डॉक्टर के पास 3 पेशेंट को देखने का। अब मान लो इसमें से एक पेशेंट चला गया। ठीक है, तो एक पेशेंट अगर चला गया तो डॉक्टर को 2 ही पेशेंट को देखना पड़ेगा, लेकिन कौन गया वो नहीं पता चल रहा है। ठीक है, कौन गया वो नहीं पता चल रहा है, तो हम लोगों को टोटल 3 में से इस क्वेश्चन के तरह ही हम करके दिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 12 लोगों के लिए मेरे लिए ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे लिखना है। इसलिए हम डेटा को कंसाइज कर रहे हैं ताकि हम तुम लोग को समझा पाए। तो 3 में से हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली तुम लोग के दिमाग में ये आएगा कि 2 में से फिर 2 लोगों को देखना है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, 3 में से 2, एक्चुअली 3 लोग नहीं है। कौन से 3 पेशेंट रहे हैं वो हमें नहीं पता, मतलब कौन चला गया वो हमें नहीं पता। ए चला गया, बी चला गया, ऐसी। अब देखो अरेंजमेंट देखो कैसे होगा। हम लोग मान लेते हैं कि ए चला गया है। ठीक है, तो डॉक्टर ऐसे चेक कर सकता है, बी सी या सी बी, इस तरीके से चेक कर सकता है अगर ए चला गया, क्योंकि हमें पता नहीं कौन चला गया। ठीक है, अगर मान लो बी चला गया तो डॉक्टर ऐसे चेक करेगा, ए सी या फिर सी ए, इस तरीके से। अच्छा अगर मान लो कि जो है सी चला गया तो डॉक्टर कैसे चेक करेगा, ए बी या बी ए, इस तरीके से। मतलब 1 2 3 4 5 6, फिर से वही 6 वेज होगा,
आप देखो चेक करके होता है कि नहीं। 3p2 करके देखो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल यानी 3 2 1 और 1 यानी 6। ठीक है, 6 वेज में अभी भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें बेसिकली पता नहीं कि कौन चला गया। ठीक है, अगर हमें ये बता देता है क्वेश्चन में फिक्स्ड कि ए चला गया, तो तुम लोग यहाँ पर 3 की जगह क्या कर लोगे, 2 कर लोगे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर पता है। फिर अरेंजमेंट तो दो ही, या तो बी सी होगा या सी बी होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हमें पता है ए चला गया। अगर क्वेश्चन में हमें पता होता कि कौन से 3 पेशेंट चले गए, अब ओरिजिनल क्वेश्चन में आओ, कौन से 3 पेशेंट चले गए, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते, ये हम लोग 9 यूज करते अगर हमें कंफर्म होता कि कौन से 3 पेशेंट चले गए। क्योंकि कौन से 3 पेशेंट गए पता नहीं, तो बाकी क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बच्चे 2 में से हम लोग सिलेक्शन देख रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन गया। तो अगर ए चला गया तो ये होगा, अगर बी चला गया तो ये केस होगा, या अगर सी चला गया तो ये केस होगा। इस वजह से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट में कोई रिडक्शन नहीं होगा, ये 12 ही रहेगा। ठीक है, ये 12 ही रहेगा। आई होप कि हम समझा पाए, और अगर तुम लोगों को कुछ क्वेरीज है तो कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ये 9 नहीं होगा, ये 12 होगा। ये लिख के मैंने काट दिया ताकि तुम लोग को ये इंसिडेंट याद रहे कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा रहे 12p9 करके, तो ये देखो 12p9 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 9 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। तो देखते हैं कितना होगा। 9 8 7 6 5 4 और नीचे यहाँ 4 फैक्टोरियल लिख के कैंसिल आउट कर दिया। अब चेक करते हैं 12 11 10 9 8 7 6 5 1 लाख, अच्छा 5 फिर से एक बार करते हैं 12 11 10 9 8 7 6 5 12 11 10 9 8 7 6 5 ओ ये 3 होगा। अच्छा ये 3 होगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट इंटू 4 798 7 करोड़ 98 लाख 33,600। एक बार चेक कर लेते हैं 79,833 वेज। ठीक है, इतने सारे वेज हो गए। अब ये तो लिख के दिखाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई लिख ही मतलब ये तो मतलब बहुत ज्यादा है, लिख ही नहीं सकते हम लोग, इतना सारा अरेंजमेंट बन भी नहीं सकता है प्रैक्टिकली लिख के। इसलिए मैंने एक छोटे से एग्जांपल से समझाने का कोशिश किया। ये 9 भी हो सकता है, क्वेश्चन में हमेशा 12 भी होगा ऐसा बात नहीं, ये 9 होगा तब होगा जब हमें फिक्स्ड कोई नाम दे देगा कि हाँ ये पर्सन चला गया, तो इसका मतलब अरेंजमेंट में वो आउट हो गया। सोच के देखो, जब मुझे पता ही है कि पर्टिकुलर ये इंसान चला गया, ये पेशेंट चला गया, तो मुझे एन का वैल्यू मुझे रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि तब मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि अगर ये रहेगा तो ऐसा अरेंजमेंट होगा, ये चला जाएगा तो ऐसा अरेंजमेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि कंफर्म कौन चला गया। इसीलिए ये 12 होगा, ये 9 होगा। शेड्यूलिंग तो 9 लोगों का करना है, लेकिन 12 लोगों को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन से 3 पेशेंट चले गए। ठीक है, जो कि मैंने तुम लोग को प्रैक्टिकली भी यहाँ पर दिखाया, सेम उसी तरीके से ही हमें करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए एक्सेप्ट एक एग्जाम्पल जो कि मैंने बोला हम लोग एकदम एंड में करेंगे, एग्जाम्पल 7। बाकी सारा एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम लोग बताओ। ठीक है, एक्सरसाइज में पहले छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, उसके बाद जो है अलग टाइप का क्वेश्चन आगे जाके मिलेगा। एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पहले क्या बोला है देखो, 4p3 इज इवेल्यूएटेड एज। 4p3 को हम लोग कैसे लिखे, क्या लिखेंगे, 4p3 का वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट करो। 43 होगा, 34 होगा या 24 होगा। 4p3 कितना होगा, अपने अपने कॉपी में कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना होगा। 4p3 मतलब तो np3, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। बताओ कितना होगा कैलकुलेट करके।
4 3 2 और 1 24। ठीक है, हाँ बोलो 24 आ रहा है, 24 आ रहा है आंसर। हाँ मैम। 24 होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2, 4p4 इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, 4p4 सेकेंड वाला 4p4 24 24 होगा। 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया ना शॉर्टकट, n फैक्टोरियल, इससे जल्दी होगा। बाकी ये फॉर्मूला से भी करोगे सेम ही होगा, नीचे 0 आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल मतलब 24, कैसे 4 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 2 और 1 तो 24 ही आएगा। ये इक्वल पहले से कुछ मल्टीप्लाई था इसीलिए ज्यादा दिख गया। ये देखो 4 3 2 1 24। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, ये ऑप्शन बी था। अच्छा 3 7 फैक्टोरियल कितना होगा बताओ, ये तो काफी आसान है। 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का ये साइन भी होता है, मेरा हैबिट ये ज्यादा है तो हम यूज करते हैं, बाकी ये भी होता है, मैंने पहले दिन ही बताया 2 साइन यूज होता है। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा बोलो, ये तो कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा और तो कुछ नहीं है। 7 से लेकर 1 मल्टीप्लाई करो, 7 6 5 4 3 2 1 कितना हो रहा है 5040। ये तो बस कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो 4th नंबर देखो, जीरो इज फैक्टोरियल 0 इज ए सिंबल इक्वल टू, फैक्टोरियल 0 जो है उसका वैल्यू कितना होगा बताओ, कितना होगा 4th का आंसर। ये तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस देख के आंसर ही बताना है। बोलो 0 फैक्टोरियल कितना होगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होगा। मैम 1। 1 होगा, ऑप्शन बी 1। अच्छा 5th नंबर, NPR, n is always an integer, a fraction, positive integer, none of this। बोल रहा है NPR में n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होने से होगा, फ्रैक्शन होने से होगा, या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या फिर इनमें से कुछ भी ऑप्शन सही नहीं है, क्या होगा बोलो। NPR यहाँ n जो है वो क्या होना चाहिए, ये लिखवाया हुआ है, बोलो n क्या होना चाहिए। और वैसे भी n का मतलब क्या है, कुछ हमें कुछ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या एलिमेंट, अब वो लिविंग नॉन लिविंग हो सकता है, मतलब वो अगर ह्यूमन बींग्स हुआ उसमें जान है तो वो लिविंग एलिमेंट, अगर जैसे कोई वर्ड हो गया कुछ और हो गया तो फिर वो नॉन लिविंग हो गया, जैसे पेशेंट लिविंग एलिमेंट हो गया, वो तो ह्यूमन बींग है ना। लेकिन अगर कुछ वर्ड को सिलेक्शन करने बोल रहा है, कुछ पोस्ट को, तब वो तो नॉन लिविंग हो जाएगा। बोलो एन का एन क्या होगा फिर, एन हमेशा क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर। करेक्ट, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, सी, ऑप्शन सी। देखो एन फ्रैक्शन, देखो हम समझाते हैं बाकी वाला क्यों नहीं होना चाहिए। देखो इंटीजर सही है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर भी तो होना चाहिए। एन का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा, मुझे कभी ऐसे बोलेगा -5 पेन में से सिलेक्ट करो, -4 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करो, कभी नहीं हो सकता। ये जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है वो हमें कभी भी माइनस में नहीं दे सकता है। थिंग्स का मतलब कुछ चीज, जिसमें से हमें कुछ चीजों को सिलेक्ट करना है, वो चीज कैसे हो सकता है। अब वो कुछ मतलब
नॉन लिविंग एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे मान लो 5 बुक्स में से 2 बुक्स सिलेक्ट करें, तो बुक्स तो नॉन लिविंग एलिमेंट हुआ ना। नॉन लिविंग मतलब जिसमें कोई जान नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, या फिर कुछ ह्यूमन बीइंग में से भी सिलेक्शन हो सकता है, जैसा हमें क्वेश्चन देगा। तो फ्रैक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है कि हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते 5/2 कुछ है, उसमें से मान लो 5/2 पीसेस चॉकलेट है, उसमें से हमें 3 पीसेस चॉकलेट लेना है, ऐसा नहीं होगा। एन या तो हम लोगों का मतलब एन हम लोग का हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, सिर्फ इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर, ये करेक्ट आंसर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जब हमारे पास पूरा डेफिनेशन हो, मतलब पूरा डेटा हो, जो करेक्ट आंसर होगा, तो हम लोग इसको नहीं टिक करेंगे। इंटीजर भी करेक्ट है, बट पॉजिटिव इंटीजर ये जो है ये डेफिनेटली करेक्ट है, तो हमें इस पे टिक करना चाहिए, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5 हो गया, 4 5 6। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या बोला है, एनपीआर, इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, एन ग्रेटर देन आर, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एन लेस देन इक्वल टू आर, नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा सही है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन सही है। एन का वैल्यू आर से ज्यादा होना चाहिए, एन का वैल्यू आर से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, एन का वैल्यू आर से कम या बराबर होना चाहिए, या फिर कोई सा भी नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो। ये भी तो लिखवाया है मैंने, ये देखो, और अभी मैंने आज समझाया भी था तुम लोग को स्टार्टिंग में भी। और वैसे भी देखो, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, अगर तुम लोग के पास 5 पेन है, उसमें से तुम लोग मैक्सिमम 5 पेन ही ले सकते हो, या 4 या 3 या 2 या 1, 6 पेन तो नहीं ले सकते हो ना। तो एन क्या होना चाहिए बताओ, ये बार बार देखने का ही जरूरत नहीं, ये तो कंसेप्ट का बात है। लिखवा तो दिया है मैंने, लेकिन लिखवाने से थोड़ी ना याद होता है, चीजों को समझ के याद रखना पड़ेगा ना। कहाँ लिखा था मैंने, हम दिखा देते हैं, लेकिन तुम लोग मेरा कंसेप्ट अगर समझ रहे हो तो अभी भी आंसर दे सकते हो। दिखा तो हम देंगे, लिखा तो है मैंने, ये रहा। लेकिन कंसेप्ट तो समझो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, ये तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल देंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन इतना इनफ नहीं है ना। एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर क्यों होगा, क्योंकि आर मतलब उसमें से कितने चीजों को सिलेक्ट करना है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो एन का वैल्यू आर से ज्यादा या आर के बराबर हो सकता है। जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन देख लो, जैसे हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल किए, इसका मतलब देखो स्क्वायर मतलब 6 वर्ड में से 3 वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 में से 3 4 5 6 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऐसे बोल दें कि एन 6 है और आर हम 7, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम 6 टोटल चीजों में से 7 चीजों को कैसे सिलेक्ट करेंगे, जब 7 आइटम ही नहीं है मेरे पास, तो हम 7 चीज कैसे सिलेक्ट करें, ये तो इररेलेवेंट बात हो गया ना। हम ज्यादा से ज्यादा 6 में से 6 चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं या उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये वाला हमेशा मेरा क्या होना चाहिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, एन का वैल्यू आर से ज्यादा या आर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7th नंबर पे देखते हैं, देखो क्या है। 7th नंबर में दिया है, if np are equal to n into n minus 1 into n minus 2 dot dot n minus r plus 1 the number of factors is। अच्छा, तो पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर समझाते हैं, ये क्वेश्चन हम करवाएंगे, लेकिन पहले हम इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं तुम लोग को। जैसे मान लो 5p3, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब अगर हम मुझे इसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 5 4 3 और ये हो गया 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं एक बार, तो यहाँ पर हो गया 60, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मुझे पूछे ये सॉल्व करते हुए हमारे पास कितने सारे फैक्टर्स आ गए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 3 है। कैसे, फैक्टर का मतलब देखो, फैक्टोरियल का मतलब फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज फैक्टोरियल। ये 5 एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 2 एक, अच्छा क्या मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया बोल के 3 फैक्टर्स आया, अगर हम 2 into 1 लिखते तो क्या मेरा 3 से ज्यादा आता, नहीं आता, सेम ही आता है। ये देखो यहाँ पर अगर हम ऐसे भी लिखते हैं 5 4 3 2 1, ठीक है, तो नीचे भी तो मेरा 2 1, ये दो फैक्टर्स तो कट ही जाएंगे, तो बचेगा क्या,
5 4 3, तो मेरे पास 3 फैक्टर्स होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके साथ इक्वल हो रहा है, आर के साथ। सोच के देखो, मतलब लिंक बनाना है हमें। ये क्या है, ये एन होता है, ये क्या है, ये आर है। यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, आर होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर होगा। जैसे देखो यहाँ पर ये देखो, ये 7 फैक्टोरियल है। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 7p7, हम लोग बोल सकते हैं 7p7, वही तो 7 फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें कितने सारे फैक्टर्स होंगे, यानी 7 फैक्टर्स होंगे। चेक करके देख लो, 7 से लेके 1 तक 7 फैक्टर्स ही होगा, ठीक है। 7 6 ऐसे करके तुम लोग चेक करके देख सकते हो, कहीं पर भी देख लो। जैसे ये वाला, इसमें कितने सारे फैक्टर्स होने चाहिए, 3 फैक्टर्स, क्योंकि आर का वैल्यू 3 है। चेक करके देखो, 1 1 कैंसिल आउट, ये 3 फैक्टर्स बच रहा है। तो फैक्टर्स का मतलब है जो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, अल्टीमेटली कितने सारे फैक्टर्स बचते हैं जब ये सॉल्व हो जाता है, तो इसमें फैक्टर्स हो जाता है जो आर का वैल्यू होता है। अगर मेरा ये बात समझ में आ गया है तो मुझे ये बताओ, एनपीआर में कितने सारे फैक्टर्स होंगे। अगर हम लोग एनपीआर को सॉल्व करेंगे, यहाँ एक इन जनरल फॉर्म दिया है, ना तो एन का वैल्यू दिया है ना तो आर। एनपीआर में इन्होंने बोला है एन इंटू एन माइनस 1 ऐसे करके दिया हुआ है, n माइनस 2, ये क्या दिया हुआ है, जैसे 5 5 4 3 वैसे ही दिया हुआ है, n माइनस 2, फिर ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पर n माइनस r प्लस 1 ऐसे दे दिया है द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बोलो कितने सारे फैक्टर्स होंगे, द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तुम लोग को सिर्फ यहाँ पर ये देखना है, इसके साथ कंपेयर करके बताना है। हमेशा फैक्टर्स होता है जितने r का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर r का वैल्यू जो है वही मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। बोलो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। ऑप्शन दिया है ए एन बी आर माइनस 1 सी एन माइनस आर और डी आर। बोलो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। फैक्टर्स देखने के लिए हमें सिर्फ आर को चेक करना होता है, तो यहाँ आर कितना है वही होगा। बोलो अरे ये तो बच्चों जैसा सवाल है, बोलो आर देखना है, यहाँ आर जितना है उतना ही होगा। ऑप्शन भी तो हम दिखा रहे हैं, एन आर माइनस 1 एन माइनस आर और आर, यहाँ पर आर कितना है वही मेरा आंसर होगा। एनपीआर में आर कितना है, मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा। एनपीआर में आर तो आर ही है, ठीक है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना वैल्यू, ये तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुम लोग को, ठीक है। एनपीआर में तो आर ही है, कुछ वैल्यू नहीं है तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन तो दिया है ना आर, तो फिर इतना कंफ्यूजन क्यों। इसका मतलब डी आर होगा, क्योंकि अगर मुझे एनपीआर में मुझे क्या देखना है, आर का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, आर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में तुम लोग आर देखो कितना है, आर का कुछ वैल्यू नहीं दिया, आर ही है, तो फैक्टर्स आर होगा। अब क्या ऑप्शन में आर है, हाँ है, तो फिर वही आंसर दोगे ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एनपीआर कैन ऑल्सो रिटन एज, एनपीआर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलो इसमें से कौन सा सही है। एनपीआर को कैसे लिख सकते हैं, एनपीआर मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का ये भी एक साइन होता है, तो इसमें से जस्ट तुम लोग को देख के बताना है कौन सा वाला सही है। बोलो कौन सा सही है, बोलो। मैम ऑप्शन ऑप्शन हाँ ऑप्शन ए सही है, बस प्रेजेंटेशन अलग तरीके से किया है, मतलब अलग जो है साइन यूज किया है और कुछ नहीं। एनपी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऐसे लिखा हुआ है, वो तो मैंने पहले बताया था ना कि ऐसे करके भी हमारा साइन यूज होता है। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाए। 9th नंबर में देखो, बोल रहा है कि NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2, n इज इक्वल टू कितना होगा, NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2, n कितना होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, -1 6 5 नन ऑफ दिस। पहले बोलो क्या मुझे a से चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे n का वैल्यू पूछा है, ऑप्शन ए में n का वैल्यू -1 है, क्या मुझे -1 से ट्रायल करना चाहिए, मतलब हम तो ट्राई कर करके देखेंगे ना n का वैल्यू पुट कर करके। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या n का वैल्यू -1 से मुझे चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी अभी सीखा हम लोगों ने, n होता है पॉजिटिव इंटीजर, तो n का वैल्यू हमें -1 से चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
मतलब करके कोई फायदा होगा, कर सकते हो, लेकिन क्या करके कोई फायदा होगा? क्या हमें n का वैल्यू -1 से चेक करना चाहिए? क्या n का वैल्यू -1 हो सकता है? बोलो। नो मैम। नहीं होगा, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ठीक है। और n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा। r कितना है? r है हम लोग का 4, ठीक है। तो n का वैल्यू 6 या 5 में से कुछ एक हो सकता है, तो दोनों से ही हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन r और 5 भी ग्रेटर देन r है, ठीक है। तो हम लोग पहले b से ही चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले b है। अगर नहीं होगा तो फिर c से चेक करना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं होगा तो आंसर नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो हम पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं, सॉरी बी ले लेते हैं, दैट इज 6। तो 6p4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 6 5 4 3 2 360, ठीक है। अच्छा, अब ये 12 भी चेक करते हैं। 12 इंटू np2, अगर ये भी हम लोग का 360 आ जाता है तो दोनों साइड इक्वल होने से 6 से ही आंसर आ जाएगा, 6p2। अच्छा, 12 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। 12 इंटू 6 5 4, और ये नीचे देखो 4 आ गया, ठीक है। तो ये 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 12 360। तो ऑप्शन ए यानी 6, इसी से हम लोग का आंसर आ जा रहा है। तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ट्राई करके हमें देखना चाहिए, तो हम वही ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोग -1 से भी ट्राई करने लगोगे तो इतने सारे कंसेप्ट का फिर क्या फायदा? -1 से हमें कभी ट्राई करके देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि n का वैल्यू तो हमारा माइनस में हो ही नहीं सकता है। और दूसरा बात है r की, अगर ये माइनस के जगह प्लस होता, सोचो ये +1 दिया हुआ रहता, तो भी नहीं चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी एक चीज में से 4 चीजों का सिलेक्शन कर ही नहीं सकते। अगर मेरे पास एक आइटम है तो हम 4 आइटम कैसे सिलेक्ट करें? तो हम लोग को n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। अगर ये 1 होता है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं होता है, क्योंकि r का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो ये दोनों बात हमेशा ध्यान में रखो। n पॉजिटिव होगा, इंटीजर होगा, r से इक्वल हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, कम कभी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर 10th नंबर देखो। 10th नंबर np3 is to np2 equal to 3:1। क्वेश्चन नंबर 10, np3 is to np2 equal to 3:1। फाइंड आउट करने क्या बोला है? n फाइंड आउट करने बोला है। देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है 7 b4 c5। तो पहले 7 से चेक करते हैं, ऑप्शन ए से चेक करते हैं। तो 7p3 डिवाइडेड बाय 7p2। अब ये 3/1 नहीं लिख रहे हैं, हम इधर डिवाइड करके देखते हैं 3/1 आता है कि नहीं। तो 7 फैक्टोरियल। अब देखो थोड़ा सा हम जो है शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट मतलब एक स्टेप जंप करेंगे। हम 7 - 3 बार बार लिख रहे थे, वो अब हम बंद करेंगे लिखना। हम डायरेक्टली 7 - 3 जितना आता है वो लिख देंगे, क्योंकि तुम लोग को भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नहीं तो एग्जाम में एक एक स्टेप लिखने से काफी टाइम जाएगा। तो क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो 7 - 3 4 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग रिवर्स करके लिखते हैं। देखो देखो यहाँ पर कितना होगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ गया हम लोग का 5। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 5/1 आ रहा है ना। तो 3/1 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए फेल हो गया। ऑप्शन ए से हम लोग का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन ए से नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी से ट्राई करके। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में कितना दे रखा है? ऑप्शन बी में 4 दे रखा है। चलो चेक करते हैं। 4p3 4p2 4 फैक्टोरियल 4 - 3 यानी 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 - 2 यानी 2 फैक्टोरियल।
तो 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ये हो गया 2 बाई 1। ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें कितना चाहिए 3:1, तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम तो हो रहा है। देखो ऑप्शन बी से भी नहीं हुआ, चलो सी से देखते हैं। सी में बोला है 5, 5p3 5p2, ठीक है, 5p3 5p2 वैल्यू पुट करने के बाद अब 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। 3 2 तक ही लिखते हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट 3 बाई 1। हाँ यहाँ आंसर आया, थोड़ा तो मेहनत हुआ, सी तक, ऑप्शन सी तक हमें ट्रायल लेना पड़ा। 3:1 इसमें आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन सी हम लोग का इस केस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा 10th नंबर का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग 11th नंबर ट्राई करते हैं। देखो अच्छा 11th वाले में क्या बोला है, m प्लस एन पी टू, m प्लस एन पी टू इक्वल 56, m माइनस एन पी टू 30। अच्छा देन m और n का वैल्यू गेस करना है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, m 6 n 2, ऑप्शन ए m 6 n 2, ऑप्शन बी 7 और 1, ऑप्शन सी 5 नहीं 4 4, ठीक है 4 और 4, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखो ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं। देखो हम लोग पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं, जैसे लाइन बाय लाइन ही करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है m का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 2 है, p2 देखते हैं, अगर इसमें 56 आ जाता है तो फिर इस पे ट्राई करेंगे। पहले इस पे ट्राई करते हैं, 8p2, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। अच्छा हाँ मैंने ना ज्यादा लिख दिया लग रहा है मुझे, इतना लिखने का हमें जरूरत नहीं होगा। यहाँ पर 8 माइनस 2 कितना होगा, 8 माइनस 2 ये हो गया 6 फैक्टोरियल, तो नीचे हम लोग का 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो बस यहीं तक लिखना पड़ेगा, पूरा लिखने का जरूरत नहीं। मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर, मतलब 8 माइनस 2 यानी 6 फैक्टोरियल। ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही स्टेप जंप कर दिया, या फिर ऐसे लिखो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इक्वल टू ये, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 56 आ रहा है। चलो यानी 8 और 2 से तो 8 से तो हो जाएगा। अब इस पे ट्राई करते हैं, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 p2, तो 6 माइनस 2 यानी 4p2, 4p2 मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल, 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये 12 हो जाएगा, जबकि ये 30 है। इसका मतलब ऑप्शन ए से नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में अगर हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग का 56 आ जाएगा। कैसे मुझे पता चला, देखो 7 प्लस 1 वही 8 हो जाएगा, 8p2 से 56 आ जाएगा। लेकिन इस पे ट्राई करके देखते हैं, जो कि यहाँ पर फेल हो गया था, जिस वजह से हम लोगों ने बोला ऑप्शन ए नहीं होगा। मतलब इस पे दोबारा और ट्राई मत करो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑप्शन बी को सिर्फ इस पे ट्राई करेंगे, अगर मैच हो जाता है तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम ऑप्शन बी को इस पे ट्राई करते हैं, 7 माइनस 1 p2, तो 7 माइनस 1 यानी 6p2, 6p2 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 6 5 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट 30। हाँ आ रहा है, यानी ऑप्शन बी से हम लोग का आंसर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन बी, 11 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 11 का हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें देखो कुछ नहीं, बस तुम लोग को चेक करके देखना है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो काफी आसान है। हाँ टाइम लगता है, अगर हम लोग का एंड के साइड आंसर हुआ तो टाइम लगेगा। अच्छा फिर देखो 12 में 5pr इक्वल टू 60, देन द वैल्यू ऑफ r,
5PR 60 बोला है, हमें R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया हुआ है, 3 2 4। ऑप्शन ए 3 दिया हुआ है, ऑप्शन बी 2 दिया हुआ है, ऑप्शन सी 4 दिया हुआ है, और ऑप्शन डी जो है वो हमें नन ऑफ दिस दिया हुआ है। अच्छा चेक करते हैं, 5P3 तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 60। ठीक है, तो ऑप्शन ए से ही मैच हो गया, तो इसमें देखो मेहनत कम हुआ, ऑप्शन ए से हो जाता है तो अच्छा ही है। यहाँ पर ये देखो ऑप्शन ए यानी 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो इसमें भी सेम वही है, हमें ऑप्शन से देख के समझना है। 13 वाला लिखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। n1 प्लस n2 p2, n1 प्लस n2 p2 इक्वल टू 132, n1 माइनस n2 p2 इक्वल टू 30। हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है n और n1 n2 दोनों ही। अच्छा ऑप्शन ए n1 6 n2 भी 6, ऑप्शन बी 10 और 2, ऑप्शन सी 9 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग पहले वाले से चेक करते हैं। वैसे देखो अगर तुम लोग ये इस पे चेक करते हो, मुझे लगता है कि इस पे हमें चेक, देखो हम समझाते हैं कैसे और भी शॉर्टकट कर सकते हैं, थोड़ा और फिल्टर कर लेते हैं। देखो अगर हम लोग ऑप्शन ए इस पे ट्राई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 12P2 से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 132 आता है कि नहीं। अगर हम लोग ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं, अगेन हमें 12P2 पे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन सी से ट्राई करते हैं तो अगेन 9 प्लस 3 12P2 होगा, उसी से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली तीनों ऑप्शन में ये तो मेरा 12P2 ही आने वाला है। अब इससे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग अगर पहले वाले पे चेक नहीं करके दूसरे वाले पे करेंगे तो वो शायद हम लोग के लिए थोड़ा सा जो है हेल्प हो जाएगा, टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर 12P2 से जाना है तो वो तो ऑप्शन ए से भी जाएगा, बी से भी जाएगा, सी से भी जाएगा। अगर नहीं जाता है तो नन ऑफ दिस होगा, वो बात खत्म। इसका मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर 12P2 से मेरा आंसर आ जाता है, वो तो मेरे तीनों से ही आएगा, इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा वाला यस है और कौन सा नो है वो डिपेंड करता है इस पॉइंट पे। ठीक है, पहला ये तो मुझे इस पे चेक करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये टाइम सेविंग सब बता रहे हैं। इस पे क्यों नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि तीनों से ही तो हमारा या तो 132 आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो नन ऑफ दिस आंसर होगा। ठीक है, और अगर आता है तो क्या तीनों आंसर होगा? नहीं। तो हमें क्या कैसे फिल्टर करना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा कौन सा आंसर होगा, फिर जिस ऑप्शन से ये सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग ए को इस पे पुट करते हैं तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता। यहाँ n1 माइनस n2 दिया हुआ है, बेसिकली यही तो मेरा n है। तो क्या 0 चीजों में से 2 चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं? कभी पॉसिबल नहीं है। यानी मुझे ऑप्शन ए जो है वो चेक करना ही नहीं चाहिए। मतलब ऑप्शन ए तो मुझे पहले ही आउट कर देना चाहिए कि ये ऑप्शन तो मेरा कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। 0P2 कभी सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि 0 चीजों में से 2 चीजों को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 10 माइनस 2 8 हो रहा है। हाँ, इस पे हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। चलो ऑप्शन बी से चेक करते हैं, इस पे नहीं, इस पे चेक करेंगे। तो इस पे आ ही जाएगा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो 10 माइनस 2 P2 तो ये हो गया 8P2, तो यहाँ पर हो गया 8 7 6 5 4 3 2 1 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 20,160। ये तो पॉसिबल नहीं है, 30 तो आ ही नहीं रहा है, 20,160। तो फिर ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट। अब बचा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से हम लोग ये वाला ट्राई करेंगे। 9 माइनस 3P2, तो 9 माइनस 3 कितना होता है 6 6P2, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल, तो 6 5
4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, हाँ 30 आ गया। आप ट्राई करेंगे क्या 12p2 पे 132 आता है? अगर आता है तो ऑप्शन सी होगा, या तो नहीं तो नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। 9 + 3p2 यानी 12p2 देख लेते हैं एक बार। 12 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, तो 12 × 11/10, 12 × 11 132 ही होता है। एक बार देख लो तसल्ली के लिए, 130। ठीक है, तो 132 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये देखो 132 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग एक एक थोड़ा सा अपनी नॉलेज को यूज करके कुछ ऑप्शंस जो है हम लोग साइड कर सकते हैं, जिससे हम लोगों का टाइम थोड़ा सा बच जाए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। The number of ways the letter of the word computer can be rearranged। ठीक है, अभी तक अगर तुम लोग सुनोगे तो मैंने बार बार arranged वर्ड यूज किया है, rearranged यूज नहीं किया है। ठीक है, rearranged और arranged में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, rearranged और arranged में क्या फर्क होता है, जैसे देखो हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं पेन। ठीक है, पेन। ठीक है, अब पेन में कितने सारे लेटर है? 3 लेटर है। अगर हमें इसे अरेंज करना है तो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? पेन, PNE, ENP, EPN और 2 हो जाएगा NPE और NEP। ठीक है, ये 6 तरीके से हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसे हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट क्या होता है? ये अरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट क्या होता है? अगर हम लोग ये पेन के जगह बाकी सारे चीजों को लिखते हैं, क्यों ऐसा बताते हैं। ENP, EPN, NPE और NEP। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 5, एक कम हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे रीअरेंज्ड। ठीक है, रीअरेंज्ड का मतलब है कि देखो यहाँ पर पेन वर्ड से 3 लेटर को लेकर अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो जो वर्ड था वो एक इसमें इंक्लूड होता है, तो ये तो ऑलरेडी था ही। तो अगर रीअरेंज किया है, ये रीअरेंज किया है, PEN के पोजीशन को कहाँ कहाँ चेंज किया? यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, रीअरेंजमेंट। तो ये क्या है? ये अरेंजमेंट है प्लस रीअरेंजमेंट भी है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ रीअरेंज्ड बोल दे, यानी बोल रहा है कि मेन वर्ड के बिना कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, मेन अरेंजमेंट के बिना रीअरेंज्ड कितने सारे बन सकते हैं, रीअरेंज्ड। ठीक है, उसमें अरेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वही चीज है, हमें बोला है कंप्यूटर में जितने सारे लेटर है वो सबको हमें रीअरेंज करना है। मतलब कंप्यूटर के अलावा बाकी कितने सारे तरीकों से वर्ड को अरेंज कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। रीअरेंज का मतलब हो जाता है एक्सक्लूडिंग द ओरिजिनल वर्ड, एक्सक्लूडिंग द ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड को एक्सक्लूड करने के बाद जो बचेगा। तो देखो कैसे होगा। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर जो वर्ड है इसमें कितने सारे लेटर है? देखो यहाँ पर उतना ही n होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 में से 8 ही लेटर को हमें सिलेक्ट करना है क्योंकि पूरे वर्ड का अरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट करना है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8p8 यानी कि 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल का आंसर होता है हम लोग का 8 7 6 5 4 3 2 40,320। और ये हो गया अरेंजमेंट। और रीअरेंज कितना हो जाएगा? रीअरेंज में ये 40320 में से एक अरेंजमेंट माइनस हो जाएगा, यानी 40319 हो जाएगा, 40319 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 40319 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वैसे तो 6 अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है? 5, मतलब एक माइनस हो जाएगा। कौन सा वाला? जो ओरिजिनल वर्ड है, क्योंकि वो ओरिजिनल वर्ड जो है वो हम लोग का रीअरेंज नहीं है, वो अरेंज्ड ही है, उसको भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हम लोग को अगर पर्टिकुलरली बोल दे कितने सारे वर्ड रीअरेंज कर सकते हैं तो हमें वहां से ओरिजिनल वर्ड को हटा देना है, ओरिजिनल वर्ड वाला अरेंजमेंट नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन वाला टॉपिक हो जाएगा। 16 भी परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन, 7 भी वही है। 18 वाला हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, 18 वाला हम लोग कर सकते हैं। 18 वाले में क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कॉन्टेस्ट, एक क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है जहां पर 12 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में बी ओन। तो कितने तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ओन हो सकता है? तो इसका मतलब देखो, टोटल एन यानी 12 स्कूल में से कोई भी 3 स्कूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड करने के लिए, ठीक है। तो कितने तरीके से होगा? 12p3 सिलेक्ट और अरेंजमेंट भी होगा, क्योंकि देखो जैसे मान लो स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4, स्कूल 5, स्कूल 6, स्कूल 7, स्कूल 8, स्कूल 9, स्कूल 10 और स्कूल 11 और स्कूल 12 हो गया। अब इनमें से 3 स्कूल को लेना पड़ेगा। मान लो S1, S2, S3 फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, या फिर S1, S3, S2 ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ, या फिर S2, S3, S1। ये तो मैंने सिर्फ ये तीनों में दिखाया। फिर ऐसा हो सकता है 3, 4, 5 में हो सकता है, 1, 3, 4 में हो सकता है। इस तरीके का बहुत सारा अरेंजमेंट हो सकता है। तो सिलेक्ट तो 3 स्कूल ही होगा एट ए टाइम, और उसमें अरेंजमेंट भी होगा, यानी 12p3 परम्यूटेशन, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट होने से ही परम्यूटेशन करना पड़ेगा। तो 12 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 यानी कि 9 फैक्टोरियल होगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो, 12, 11, 10 और ये 9, और यहां से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 12, 11 और 10। 13, 20, ठीक है। 13, 20 वेज है। 12 में से 12 स्कूल में से 3 स्कूल को सिलेक्ट करके और उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 18 मिडिल वाला जो है वो हम लोग रेस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन जब करेंगे तब सॉल्व करेंगे। जो एग्जाम, इसके बाद जो 19 है वो एग्जाम्पल जो 7 हम लोगों ने स्किप किया उसी के तरह है। 20 भी जो है, the number of 4-digit numbers greater than 5000 can be formed out of the digit 3, 4, 5, 6 and 7. No digit is repeated. Find the number. ये कर सकते हैं हम लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोला है? बोल रहा है कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 5000। हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं जो कि ग्रेटर देन हम लोग का 5000 होना चाहिए, ठीक है। कैन बी फाउंड आउट ऑफ द डिजिट 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, और एक भी नंबर हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे कितने सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे देखो हम बताते हैं 5000 से अगर ज्यादा हमें नंबर लेना है तो इसका मतलब क्या क्या नंबर हो सकता है? ऐसे हो सकता है 5, 3, 4, 6, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है 6, 3, 4, 5, ऐसे करके नंबर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें अगर 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं जो कि 5000 से ज्यादा हो, तो हमें कैसे अरेंज करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर 4 डिजिट नंबर के लिए मैंने 4 प्लेसेस को अवेलेबल कर दिए, ठीक है। 4 डिजिट्स नंबर के लिए मैंने 4 प्लेसेस को अवेलेबल कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग का रेस्ट्रिक्शन दिखेगा, ठीक है। अच्छा, क्या रेस्ट्रिक्शन दिखेगा? देखो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हमें ये दिखेगा कि यहाँ हम लोग 3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग 3 नहीं लिख सकते, बस यही रेस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हम लोग का 5000 से कम हो जाएगा। जो भी नंबर अगर हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं, लाइक 3, 7, 6, 5 भी लिखते हैं, तो वो 5000 से कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें बोला है कि हमेशा हमें 5000 से ज्यादा वैल्यू वाला 4 डिजिट्स नंबर लिखना है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि हमारे पास टोटल नंबर्स कितने सारे हैं। टोटल नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और उसमें से हमें 4 नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? हम लोग कोई भी 4 नंबर को नहीं ले सकते हैं। फर्स्ट वाले प्लेस के लिए हम लोग यहाँ पर 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 3 नहीं ले सकते हैं, 3 के अलावा कुछ और ले सकते हैं। यानी ये फर्स्ट पोजीशन के अरेंजमेंट के लिए हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे। फर्स्ट पोजीशन में एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो फर्स्ट पोजीशन के अरेंजमेंट को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम
4 5 6 7 में से कुछ भी लिख सकते हैं, यानी इस जगह को फिलअप करने के लिए मेरे पास टोटल 4 डिजिट्स अवेलेबल है, बिकॉज 3 हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं और 4 में से कोई भी एक डिजिट हम लोग ले सकते हैं, यानी r का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी इस जगह को फिलअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह को फिलअप करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ 4 भी तो नहीं ले सकते हैं, और एक चीज देखो, यहाँ 4 भी तो नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि 4 लिख के बाकी जो भी लिखोगे वो तो मेरा 5000 से कम ही होगा। यानी मेरे पास यहाँ पर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैंने पहले थोड़ा गलत लिख दिया। 5000 से ज्यादा मतलब मुझे यहाँ 4 3 लिखने से नहीं चलेगा, यानी मेरे पास अवेलेबल 3 नंबर होंगे जिसमें से कोई भी एक नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 5 6 एंड 7। तो इसमें मेरा यहाँ पर जो परमुटेशन है, जो अरेंजमेंट है, वो कैसे होगा, 3p1 तरीके से। ठीक है, मुझे 5 6 7 में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है, फिर अरेंज करना है। अब अरेंज का बात क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो मेरा नंबर ऐसे हो सकता है 5 3 4 7, या तो मेरा नंबर ऐसे हो सकता है कि 6 3 4 7, इस तरीके से हो सकता है ना, तो इसीलिए अरेंजमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये 3p1 हो गया। अब ये जगह फिलअप हो गया, रहा ये जगह को फिलअप करने का कंडीशन। तो ये जगह को कैसे फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास कितना नंबर बचेगा, यहाँ अगर एक नंबर बैठ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर 4 नंबर बचेंगे, ये इसमें से 4 नंबर बचेंगे, जिसमें से मुझे कोई भी 3 नंबर सिलेक्ट करके लिखना है, क्योंकि सामने यहाँ पर मेरा 5 6 7 में से कोई एक नंबर अगर आ रहा है तो पीछे कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5000 से ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू 4 और r का वैल्यू 3। क्यों n का वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ एक पहले नंबर बैठा देंगे, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन था तो पहले इसको सॉल्व कर लिया। अब ये हो गया 4p3, ठीक है, 4p3। अब ये दोनों अरेंजमेंट, ये दोनों अरेंजमेंट हम लोग को साथ साथ करना है, एंड मुझे 3p1 का अरेंजमेंट करना है एंड मुझे 4p3 का करना है, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये कोई और ऑप्शन नहीं, ये दोनों एक साथ होगा तभी जाके मेरा 4 डिजिट्स नंबर बनेगा। तो 3p1 मतलब 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 4p3 मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 और ये 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट, ये 24 इंटू 3, 24 इंटू 3, तो ये हम लोग का हो जाएगा 72, ठीक है। 72 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखो 72 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ बोला था ना, नो डिजिट्स इज रिपीटेड, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 फिर 6 फिर 7, ऐसे मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, हम लोग का सिंगल सिंगल डिजिट यूज होना चाहिए। और कंडीशन ये था कि जो भी नंबर बनाएंगे वो 4 डिजिट्स का हो और 5000 से ज्यादा हो। अगर ये 5000 से ज्यादा वाला कंडीशन नहीं होता तो हम लोग क्या करते, 4 डिजिट नंबर, ये नंबर 5 में से कोई भी 4 अगर सिलेक्ट करके अरेंज करेंगे तो हम लोगों का जो है 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, 5 में से कोई भी 4 को सिलेक्ट करके अरेंज करेंगे, क्योंकि बोल दिया 5000 से ज्यादा तो पहले वाले पे रिस्ट्रिक्शन लग गया, क्योंकि इसके ऊपर, ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि 5000 से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ 3 या 4 लिख देंगे तो वो 5000 से कम हो जाएगा, तो यहाँ 3 4 नहीं लिख सकते हैं, बाकी ये तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर तीनों में से कोई भी एक यहाँ चला गया तो बचा कितना, 4 नंबर, 4 में से कोई भी 3 लेके इधर फिलअप करेंगे, और ये दोनों कंडीशन हमारा एक साथ होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन रूल यूज होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर हम लोग का आंसर 72 आ गया। तो ये रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन था, मतलब अगर यहाँ पर हमें कुछ ऐसा कंडीशन दे दे जिससे हमारा एक रेस्ट्रिक्शन बन जाता है कि यहाँ हम लोग 4 3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन था। सेम तरीके का 21 22 23 इस तरीके का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो ये हम लोग, तुम लोग ट्राई करके घर पे देख सकते हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होमवर्क की तरह करके देख सकते हो। ये ट्राई कर पाओगे, ये 3, ठीक है। ये आगे का नहीं कर पाएंगे हम लोग, मतलब जब तक हम इसका रूल्स नहीं बताएंगे। इसके आगे का जो है वो टुगेदर और नॉट टुगेदर का क्वेश्चन है, ये 3 तुम लोग होमवर्क में देख सकते हो। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।